देखो ये इंटरव्यू अभी मैं आज करवा रहा हूँ B31.3 का करवा रहा हूँ। ASME B31.3 का जब इंटरव्यू गल्फ कंट्रीज में पाइपिंग के लिए API 570 के लिए या फिर CC 3.1 है, तो आपका अगर आप प्लान जो है वो प्रोसेस पाइपिंग के हिसाब से है तो उसमें कैसा जनरल क्वेश्चन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसी की मैं आज थोड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ, बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेशन हम करेंगे, उसमें हमें ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेक्शन 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेक्शन 5 जो NDT फील्ड में जाना चाहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो इंटरव्यू एक बड़ा फील्ड है, उसको मैं एक ही मिनट में पूरा, एक ही घंटे में पूरा प्रेजेंट कर देगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम है उसमें, क्योंकि हर चीज में आपको पूरा बता नहीं सकेगा, क्योंकि टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है। ओके, अभी प्रोडक्शन हार्डनेस टेस्ट फॉर P नंबर 1 फॉर सोर्स सर्विस पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट इज परफॉर्म। देखो सोर्स सर्विस पाइपिंग जो होता है उसमें हार्डनेस टेस्ट जो है वो जनरली चेक किया जाता है। हर वेल्डिंग में, वेल्ड मेटल में जो भी है सभी जगह पे हार्डनेस टेस्ट चेक किया जाता है। तो सोर्स सर्विस है तो आपको 10% आपको फॉलो करना है, ठीक है। देखो प्रोडक्शन हार्डनेस टेस्टिंग फॉर इन P नंबर 1 सोर्स सर्विस एंड पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट सर्विस परफॉर्म्ड 10%। आपको ये पता होना चाहिए। आप वहां पे आपको इंटरव्यूअर बोलेगा कि कितना परसेंट आप सोर्स सर्विस में कितना परसेंट हार्डनेस चेक करोगे, तब आप फंस जाएंगे। वहां पे आप बोलेंगे 100%, तो घंटा भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे कोड में लिखा है 10%, तो आपको 10% फॉलो कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा जाएंगे तो वेल एंड गुड, लेकिन कम नहीं जाना है। पर्जिंग लेवल SS एंड निकल अलॉय में कितना आप चेक करते हैं? तो पर्जिंग जो है उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक लंबा सा सेशन किया है 2 घंटे का। पर्जिंग SS एंड निकल बेस अलॉय में 0.05% आपके ऑक्सीजन मीटर में दिखाना चाहिए। आर्गन मीटर, ऑक्सीजन मीटर में आपका 0.05% दिखाना चाहिए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन वो घुमा देता है कि अलॉय स्टील में आपको कितना पर्जिंग लेवल होना चाहिए, तो आप 0.1% होना चाहिए। आपको ये याद रखना है, ठीक है। टैग वेल्डिंग, जब आप पाइप का फिटअप करते हैं तब आपको कितना टैग वेल्ड करना चाहिए? तो बिलो 101 मतलब बिलो 4 इंच से बिलो अगर आपका पाइप का साइज है तो मिनिमम आपको 3 टैग मारना है। वो कोड में भी B31.3 में भी लिखा है और यहाँ पे भी क्लियर लिखा है कि 101.6 mm से बिलो जो पाइप का डाया है उसमें आपका टैग वेल्ड जो है वो कितना लगा सकते हैं। कुछ लोग एक ही टैग लगा के आगे बढ़ जाते हैं। इंडिया में तो मैं देखा है 2 ही टैग लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, डिस्टोर्शन होने का चांस है। तब आप यहाँ पे कोड में बोला है वही फॉलो करिए। मिनिमम 3 टैग लगाना है तो 3 टैग मारिए। हाँ, उससे अबव जाता है, वो 4 इंच से अबव जाता है तब आप जितना भी आपके चाहे उतना टैग लगा सकते हैं उसमें कोई, लेकिन आप 3 टैग से ज्यादा लगाना है, ठीक है। आप फिर 24 इंच का पाइप है उसमें 3 टैग लगा देंगे या 4 टैग लगा देंगे तो घंटा भी प्रॉपर तरीके से फिटअप नहीं होगा। डिस्टोर्शन किधर ना किधर से आएगा। आपको ज्यादा टैग लगाना पड़ेगा। वहां पे हर 200 mm 300 mm में एक टैग लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई रूल्स नहीं है। रूल्स इतना ही है कि 4 mm से बिलो आपका पाइप है तो आपको 3 टैग लगाना है। 4 mm से अबव पाइप है तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ब्रांच कनेक्शन शेल ग्राउंड डायामीटर कितना होना, प्लस और माइनस 1.6 का होना चाहिए। इसमें ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं मैं। विच प्रोसेस स्लैग नॉट फाउंड, ये आपका सीसिप का भी क्वेश्चन है। आपका आरामको का CBT है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली जो लोग फ्रेशर रहते हैं उसको ये ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी प्रोसेस में स्लैग आता नहीं है। तो GTAW एंड GMAW उसमें स्लैग नहीं आता है। GTAW की बात करें तो उसमें टंगस्टन इंक्लूजन आता है। GMAW बात करें तो उसमें कॉपर इंक्लूजन आने का चांस है, ठीक है, स्लैग इंक्लूजन आने का चांस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ पे 7 नंबर, ठीक है। लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसको बोलेंगे? कितना हाइड्रोजन रहेगा तो उसको लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो देखो एज पर अगर कोड सेक्शन 2C 5.1 के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 8 ml से 100 ml में 100 ग्राम में 8 ml
तक हाइड्रोजन रहेगा तो ठीक है, 8 ml से ज्यादा गया तो प्रॉब्लम। 100 ग्राम में, यहाँ पे मुझे थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया है, 100 ml नहीं लिखना है, यहाँ पे ग्राम लिखना है, ठीक है। 100 ग्राम में आपका 8 ml से ज्यादा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन होने से क्या होता है, हमको बैकिंग प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, उसी की वजह से हमको प्रॉपर स्टोरेज करना पड़ता है, हम हाइड्रोजन क्रैक आने का चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। वो सब चीज का मसला ना हो, इसके लिए हम पहले से ही 8 ml से कम हाइड्रोजन जो 100 ग्राम में रहता है वैसा हाइड्रोजन सिलेक्ट करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। बाद में भी बेकिंग तो करना ही है, ठीक है, वैक्यूम पैक में नहीं आता है तो उसको बेकिंग करना ही पड़ेगा। ओके, पर्जिंग थिकनेस अप टू, कितने तक आप पर्जिंग कर सकते हैं। चलो 50 mm का ऐसे स्टेनलेस स्टील का एक पाइप है या फिर प्लेट है, तब आपको क्या 50 mm तक जितना वेल्डिंग मारते हैं, रूट मारते हैं, हॉट मारते हैं, फाइनल 1, फाइनल 2, फाइनल 3 ये सब मारते हैं, तब तक क्या आपको उसमें पर्जिंग करना ही रहता, करते ही रहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोड क्या बोलता है, AWS 10.11 ऐसा बोलता है कि मिनिमम 3 लेयर तक आपको पर्जिंग करना है, रूट, हॉट एंड 1 फिलअप, वहां तक आप वेल्डिंग मारते हैं तब तक आपको पर्जिंग करना है। बाद में आप पर्जिंग नहीं करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम 3 पास तक। अगर मिनिमम 3 पास का हम कैलकुलेट करते हैं तो गल्फ कंट्री में लोग 10 mm बोलते हैं, वो 2016 के हिसाब से है अभी, लेकिन लेटेस्ट जो कोड है उसमें थोड़ा चेंज हो गया है, मिनिमम 3 लेयर हो गया है, ठीक है। ये जो नोट बनाया था मैं 2016 में बनाया था 60 पेज का, तो आप कुछ यहाँ पे चेंज हुआ है, वो अभी भी मैं चेंज नहीं किया है कुछ चीज, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ये भी आंसर देंगे तब भी आप गलत नहीं होंगे। ओके, प्री हीट कब तक कर सकते हैं, आपका 50 mm का थिकनेस है तो एक वेल्ड जॉइंट के कितने वेल्ड जॉइंट से दूसरी साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, कितने mm तक आप प्री हीट कर सकते हैं। क्या आपको 100 mm तक करना है, क्या आपको 1 मीटर तक करना है, कितना करना है। जॉइंट के दोनों साइड 75 mm तक इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। हीटिंग आपको 75 मतलब 3 इंच, जॉइंट से 3 इंच लेफ्ट साइड, 3 इंच राइट साइड आपका प्री हीटिंग करना चाहिए। ये सब चीज कहाँ लिखा है, AWS 10.10 में लिखा है। आप 10.10 ऑलरेडी प्री हीट का मैं एक सेशन लंबा चौड़ा किया है, उसमें आप देखेंगे तो वहां पे क्लियर बात किया है। ओके, राइट द F नंबर, नीचे जो है ER316, E316L, E8018 और ER80S निकल 1, उसमें आपका F नंबर लिखना है। तो आप फंडा याद रखिए, F1 फॉर रूटाइल, F2 हेवी रूटाइल, F3 सेल्यूलोज, F4 हमारा कार्बन स्टील का बेसिक, F5 स्टेनलेस स्टील का बेसिक, F6 कार्बन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील का फिलर, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो यहाँ पे पहला जो है वो स्टेनलेस स्टील का फिलर है तो उसको F6 दिया। दूसरा है स्टेनलेस स्टील का हमारा ये SS का स्टेनलेस स्टील का हमारा इलेक्ट्रोड है तो उसको F5 आएगा, ठीक है। E8018 वो हमारा बेसिक का कार्बन स्टील या अलॉय स्टील का है, वो बेसिक का है, इसके लिए F4 आएगा। और ER80S निकल 1 मतलब ये फिलर हो गया, फिलर अलॉय स्टील का है मतलब कार्बन स्टील एंड अलॉय स्टील का, उसके लिए F6 और स्टेनलेस स्टील के लिए भी F6। ओके, मैं वापस बोल देता हूं, F1 रूटाइल, F2 हेवी रूटाइल, F3 सेल्यूलोज, F4 कार्बन स्टील का बेसिक, F5 स्टेनलेस स्टील का बेसिक, F6 कार्बन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील का फिलर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल बट वेल्ड, देखो कभी कभी क्या होता है, आप जब जॉइंट मारने जाते हैं तो दो जॉइंट एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। एक जॉइंट जहां रहता है उसी में रियर पैड आता है, आपने देखा होगा, उसी के ऊपर फॉल होता है। एक जॉइंट रहता है उसके ऊपर थोड़ा टी हमको लगाना पड़ता है उसके जस्ट बगल में, तो आप वो दो जॉइंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पाइप में क्रैक आया, फिर हॉल हुआ, या तो वो पाइप को आप काटेंगे फिर वो वहां पे दूसरा नया पाइप फिटअप करेंगे, तो वो दो जॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए एज पर कोड B31.3। तो यहाँ पे क्लियर बात है, 20 mm या 3 times of weld thickness whichever is less, no sorry whichever is greater, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे whichever is greater रहेगा, यहाँ लिखना में कम लिखा है लेकिन whichever is greater। अगर आपका 50 mm थिकनेस का एक पाइप है, समझो 50 mm थिकनेस का एक पाइप है और
आप उसके जस्ट बगल में एक फिटअप कर रहे हैं, उसके एक बगल में एक फिटअप कर रहे हैं, तो दो जॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? तो 20 mm या 3 टाइम्स ऑफ वॉल थिकनेस। 3 टाइम 50 इंटू 3 मतलब कितना हुआ? 150। तो 150 mm तक आप मिनिमम रख सकते हैं, उतना डिस्टेंस आपका होना चाहिए दो जॉइंट के बीच में। ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए है क्योंकि पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट में कांड हो सकता है, हीट अफेक्टेड जोन में कांड हो सकता है, आपका मटेरियल ब्रिटल हो सकता है, आपका मटेरियल हार्ड हो सकता है। उसी की वजह से हीट इनपुट का प्रॉब्लम ना आए एक ही जॉइंट के कुछ जगह के एरिया में, उसी की वजह से ये रूल्स यहाँ पे लिखा है, वरना कोई शौक नहीं है ये सब रूल्स लिखने का। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेशन for non-essential variable for welder performance? No, progression is the essential variable for welder. अभी दूसरी बात, बहुत सारे लोग प्रेशर वेसल में काम करते हैं, बहुत सारे पाइपिंग में काम करते हैं, लेकिन टेम्पररी वेल्ड अटैचमेंट है, उसको कट करने के टाइम कितने तक आप क्लोज जा सकते हैं? कभी कभी आप फिटअप करने के टाइम कुछ जुगाड़ लगाते हैं, चाबी लगाते हैं, वो सब चीज लगाते हैं, तब आप कितने दूर से करना है? ये क्या आपको खाली बेस मेटल से तुरंत साथों साथ में घिस देना है, उसको निकाल देना है? ऐसा नहीं, आपको मिनिमम 3 mm तक दूर रखना है। समझो एक वेसल है या एक पाइप है, उसके ऊपर एक हमने फिटअप करने के लिए टेम्पररी एक अटैचमेंट लगाया, एक सी लगाया समझो। तो सी लगाने के टाइम पे जब आप उसको निकालते हैं वो तो ग्राइंडिंग करके 3 mm अबव से थोड़ा पहले से आपको निकालना पड़ेगा, फिर आप धीरे धीरे मर्ज करते जाइए, फिर आप फिनिशिंग कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डायरेक्ट आप फिर वेल्ड मेटल में ही ग्राइंडर घुसा के वेल्ड मेटल में से ही वो पूरा निकाल देंगे तो वेल्ड मेटल का थिकनेस कम हो जाएगा मेरे भाई। तो आपको ये सब चीज थोड़ा पता होना चाहिए। ओके, मिनिमम डेप्थ शेल बी रिमूव्ड बाय द ग्राइंडिंग। तो कितने तक आप डेप्थ रिमूव कर सकते हो? तो 1.5 mm तक, ठीक है, उससे ज्यादा आपको जाना नहीं है। ओके, हार्डनेस बटन टेस्ट यूज्ड प्रायर टू द वेल्ड विच इलेक्ट्रोड। देखो हमने ASME सेक्शन 2C उसमें SFA 5.1, SFA 5.3, SFA 5.4, SFA 5.9, SFA 5.18, SFA 5.28, उस टाइम पे हमने सब डिस्कस किया था कि हमारा बटन टेस्ट कूपन कितना होना चाहिए। बटन टेस्ट कूपन के ऊपर हम वेल्ड लेयर बाय लेयर मारते हैं तो उसका लेंथ विड्थ थिकनेस कितना होना चाहिए, वो सब चीज पूरा डिटेल में वहां पे डिस्कस किया है। जो लोग नहीं किया है वो शांति से, आज संडे है, थोड़ा बहुत प्रिफर करिए भाई। टाइम आपके पास अगर नॉलेज रहेगा तो सब लोगों के लिए अच्छा है। एक तो प्रोडक्शन वाले को भी अच्छा है कि आप लोग जानते हैं, तुरंत उसको बोलेंगे भाई ऐसा मुझे नहीं चाहिए और इसके ऊपर तुरंत हार्डनेस चेक करो। तो कौन से ऐसे मटेरियल है उसमें आपको तुरंत हार्डनेस चेक करना है, आफ्टर फिनिशिंग द वेल्ड एंड कोल्ड हो जाएगा तब। तो ये दो इलेक्ट्रोड ऐसे हैं E316L और E8018B3, जो ये जो है लो LTCS, लो कार्बन लो टेम्परेचर कार्बन स्टील के लिए, और E316L जो स्टेनलेस स्टील का है उसके लिए आप बटन बनाते हैं तो आप हार्डनेस टेस्ट प्रायर में चेक करना है, ऑन द स्पॉट चेक करना है। आप हार्डनेस टेस्ट उस टाइम पे चेक नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम चला जाएगा तो प्रॉब्लम। ओके आगे बढ़ते हैं। आफ्टर पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट हाउ कैलकुलेट द स्ट्रेंथ। तो हार्डनेस चेक करके आप स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक सर है रिलायंस के मैनेजर है, उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था और रनिंग कंडीशन हमारा सेशन था उसी टाइम पे, मुझे वो एक क्वेश्चन याद आ गया। कभी कभी क्या होता है, आप पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट करते हैं, वेल्डर ने वेल्डिंग मारने में कुछ कांड किया है, हीट ज्यादा लेके वेल्डिंग मारा है, तब आप हार्डनेस चेक करेंगे तब आपको हार्डनेस प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा। तो आप जब पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद में आप हार्डनेस चेक करते हैं और हार्डनेस प्रॉपर आता है तो आप समझ लो आपका जॉइंट ओके। अगर आपका पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपको हार्डनेस प्रॉपर तरीके से नहीं मिला, तब आपका पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट में भी उसने टेक्नीशियन ने कांड किया होगा या फिर वेल्डर ने, दोनों में से किसी ने गलत इलेक्ट्रोड यूज करके वेल्डिंग मारा होगा, या फिर पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट नहीं किया होगा, खाली थोड़ा सा गर्म करके वहां पे ब्लैक पेपर घिस दिया होगा और बोल दिया होगा सर हमारा पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट हो गया, उसको पर जॉइंट के हिसाब से पैसा मिल जाएगा 3000 रुपीज 2000 रुपीज, तो वो तो निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, टेक्नीशियन को हमको पकड़ना है भाई, तुम पहले रुक, मैं पहले हार्डनेस चेक कर लेता हूँ, तुमने पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से किया कि नहीं किया, हमको कैसे पता चलेगा? मैं हार्डनेस चेक करता हूँ, हार्डनेस ओके आता है तभी जाके मैं आपको क्लियरेंस देता हूँ कि आप जाओ,
ठीक है। तो हार्डनेस आप पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट होने के बाद आपको हार्डनेस कंपलसरी चेक करना है। अगर आपका हार्डनेस कुछ प्रॉब्लम है तब आप पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट वापस अपने आंखों के सामने करके विटनेस करेंगे, दूसरी बार करके फिर चेक करेंगे, या फिर आप पीएमआई चेक करके फिर देखेंगे कि उसमें इलेक्ट्रोड तो प्रॉपर तरीके से यूज किया है कि नहीं किया है। ये सब चीज आपको उसके बाद का डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन हार्डनेस से ही पता चलेगा कि पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। बिफोर पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट आप हार्डनेस चेक करिए और आफ्टर पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट आप हार्डनेस चेक करिए। आपको थोड़ा रिसर्च में पता चलेगा कि हाँ, आफ्टर पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट हार्डनेस अच्छा सा बना, हमको 200 चाहिए था तो 200 से अंदर आया। आफ्टर वेल्डिंग तुरंत आप हार्डनेस चेक करते हैं तो आपको कुछ 200 से ज्यादा भी मिल सकता है हार्डनेस, अगर कार्बन स्टील की या स्टेनलेस स्टील की मैं बात करता हूं तो। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 200 ही में क्यों बोला भाई, आप 200 ही क्यों बोले भाई, 200 तो एग्जांपल देने के लिए बोला, कुछ माइंड में मत ऐसा लीजिएगा, समझाने के लिए। ठीक है, व्हेन हीट इनपुट विल टेक हीट, देखो जो प्रोजेक्ट में आपका इम्पैक्ट टफनेस है वहां पे वेल्डिंग में रूल्स ऐसा है कि वेल्डिंग मारता है तो वेल्डिंग इंजीनियर को साथ में खड़ा रहना है और हीट इनपुट हर 5/5 चेक करना है, ऐसा रूल्स है। लेकिन इंडिया में सब चलता है यार, कौन देखता है, तुम मारो ना मैं देखता हूं, मैं पीछे खड़ा हूं, कोई घंटे भाई भी पीछे खड़ा नहीं रहता है और वेल्डर अपने हिसाब से ज्यादा हीटिंग लेके वेल्डिंग मार देता है और उसमें हीट इनपुट का प्रॉब्लम हो जाता है, आपका इम्पैक्ट प्रॉपर्टी में प्रकांड हो जाएगा। देखो गल्फ कंट्रीज में तो मैं लिटरली मेरे हाथ से कंटिन्यूअस 3 मंथ तक, जब तक वो जॉब फिनिश नहीं हुआ तब तक मैं हर पेपर बाय पेपर एक बुक लिख रखता हूं, साथ में लाइन बाय लाइन हीट इनपुट चेक करता जाता हूं। एक जॉइंट में 4 वेल्डर बैठे हैं, अगर 78 इंच का पाइप है या 72 इंच का पाइप है तो 3-4 वेल्डर बैठे रहेंगे। ठीक है, तो 3-4 वेल्डर का हर बार मैं चेक करता हूं, सबको एक साथ में इलेक्ट्रोड लेना है और सब एक साथ में मारेंगे, सबका लीविंग भी मैं चेक करता हूं और सबका टाइमिंग के साथ, घड़ी आपके साथ में रहेगा या मोबाइल रहेगा उसके साथ में आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में सब चलता है यार, कौन देखता है, अरे हीट आपका प्रेशर वेसल होता है उसमें भी लोग हार्डनेस चेक नहीं करते हैं और हीट इनपुट चेक नहीं करते। आप सोचो कितना ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। हम लोगों को हीट इनपुट चेक करना कंपलसरी है, जहां पे इंपैक्ट टफनेस इफेक्ट करता है, जहां पे आप जो जॉब में इंपैक्ट टफनेस है। देखो ये सब चीज आपको नया लगेगा, जो लोग इंडिया में ही काम किया है उन लोगों को थोड़ा नया लगेगा, ऐसा तो होता है यार, क्या बात करते हैं यार, लेकिन गल्फ में तो ऐसा होता है भाई। इंपैक्ट टफनेस का नेस का मटेरियल है या फिर आपका उसमें टफनेस प्रॉपर्टी वाला मटेरियल है या इंपैक्ट प्रॉपर्टी वाला मटेरियल है, उसमें हीट इनपुट कंपलसरी बनता है। हीट इनपुट का एक शीट रहता है अलग से, वो शीट आपको हर लेयर बाय लेयर भरना रहता है। वो जॉइंट फिनिश होता है तो पूरा का पूरा शीट आपको सबमिट करना पड़ता है आपके क्लाइंट को या आपके थर्ड पार्टी को। वो आपका क्लाइंट है, वो स्टैंप और साइन मारेगा तब जाके आपका वो जॉइंट क्लियर है, उसमें आपका भी साइन ऐसा होता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है भाई, थोड़ा ध्यान रखना है, डब्ल्यूपीएस के हिसाब से आपको हीट इनपुट लेना, करंट वोल्टेज ट्रांसफर पे डब्ल्यूपीएस के हिसाब से लेना, इतना बोल के वेल्डिंग इंजीनियर निकल जाता है। फिर तो वेल्डर को शिफ्ट खत्म होता है तो धड़ाधड़ वेल्डिंग मारेगा ही मारेगा, जल्दी वेल्डिंग फिनिश करने के लिए वो करंट ज्यादा लेगा ही लेगा, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाने के लिए उसके पीछे मैनेजर पड़ा है तो उसके पीछे मैनेजर पढ़ने की वजह से वो अपना नाम बनाने के चक्कर में हीरोगिरी करने के लिए वो वेल्डर अपना काम करेगा ही, ज्यादा वेल्डिंग मारेगा ही, इंपैक्ट टफनेस प्रॉपर्टी पे कांड आएगा ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है, इंक्रीजिंग हीट इनपुट इज द सप्लीमेंट्री वेरिएबल आपका डब्ल्यूपीएस में। डब्ल्यूपीएस का सप्लीमेंट्री वेरिएबल, इसका मतलब ये हुआ कि आपको हीट इनपुट हर लेयर बाय लेयर चेक करना है आपका जो जॉब इंपैक्ट टफनेस में है वो जॉब के लिए। आपका वेसल है तो वेसल में लॉन्ग सीम, शॉर्ट सीम, सब चीज को वेल्डिंग इंस्पेक्टर को लिखना चाहिए। लिख के फिर वो आप जब सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट डोजियर, उसमें भी आपका वो अटैचमेंट होना चाहिए और हैंड रिटन अटैचमेंट होना चाहिए। कभी कभी लोग है ना छाप देते हैं, देखो गल्फ कंट्रीज में मैंने तो ऐसा नहीं देखा, लेकिन इंडिया में ऐसा देखा है कि लोग क्या करते हैं, टेबल के ऊपर बैठ के हीट इनपुट डब्ल्यूपीएस में मिलता है वैसे कैलकुलेट करके धड़ाधड़ अपने हाथ से भर देते हैं लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में, फिर उसका प्रिंट निकाल देते हैं, उसमें साइन वगैरह स्टैम्प वगैरह कर देते हैं और थर्ड पार्टी को सबमिट देते हैं, सर हमारा हीट इनपुट ओके। अरे यार वो चेकलिस्ट है, कम से कम यार आपको ऑन जॉब पे जाके भरना है यार।
इम्पैक्ट टफनेस वाला आपका जॉब है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत केयर करना पड़ेगा। देखो टाइटैनिक टूटा, टाइटैनिक टूटने का रीजन क्या है? उसका टेंसाइल प्रॉपर्टी तो एकदम क्लियर ही था, उसका स्ट्रेंथ जो था एकदम शानदार ही था, मटेरियल भी एकदम अच्छे से ही यूज किया था, लेकिन इंपैक्ट की वजह से टूट गया। क्यों? क्योंकि वो मेटल का टेम्परेचर जब माइनस जाता है, माइनस में मेटल अपना जो पार्टिकल है उसका साइज बड़ा बड़ा कर देता है और वो मेटल फट जाता है, क्रैक हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल देता हूं इंपैक्ट टफनेस का। 100 बाय 100 का 3 mm का आप प्लेट लीजिए, ठीक है? कितना? 100 बाय 100 का कार्बन स्टील का आप 3 mm का प्लेट लीजिए, उसके ऊपर आप हैमर मारिए, आप लिटरली 5-6 हैमर मारिए जोर से, आपको जितना आपका वो रहता है वो छोटा हैमर मारिए, तो वो खाली बैंड होगा लेकिन टूटेगा नहीं, क्रैक नहीं होगा। लेकिन उसी को आपने यहाँ पे जोर लगाया हैमर मार के, लेकिन उसी को आप -100 डिग्री टेम्परेचर में आप फ्रीजर में रख दीजिए, -100 डिग्री, मैं बोल रहा हूँ सुनिए, -100 डिग्री फ्रीजर में रख दीजिए। जैसे ही उसका 100 डिग्री आएगा, आप फिर आप लेने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्रैक होता हुआ मिलेगा, या उसके 2 से 3 पार्ट या 7 से 8 पार्ट होते हुए मिलेगा, आपको ऑटोमेटिकली टूट जाएगा मेरे भाई। आप समझ रहे हैं ना? यहाँ पे आपने हैमर मारा, उस टाइम पे भी एटमॉस्फेरिक में नहीं टूटा, लेकिन वो माइनस टेम्परेचर 100 गया, ऑटोमेटिकली हमको कोई फोर्स भी नहीं मारना पड़ा, ऑटोमेटिकली टूट गया। तो वो सब चीज क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑफ इंपैक्ट टफनेस। इंपैक्ट टेस्ट इसी की वजह से करते हैं कि हमारा जॉब माइनस टेम्परेचर में कैसा बिहेव करेगा, उसी का हम इंपैक्ट टफनेस चेक करते हैं। भाई समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से ही जा रहा है, लोलम लोल? हेलो? गुड सर, गुड, कैरी ऑन सर। समझ रहे हैं सर? ओके, कितने पार्टिसिपेट यार, मुझे ये भी पता नहीं है, मैं तो देखेगा तो फिर कितना है? 30। वेरी गुड, चलो ओके, वेरी गुड, ओके सर, 30% सर। ओके सर, ओके, नाउ वी आर गोइंग। ओके, PMI आइडेंटिफिकेशन फॉर स्टार्ट प्रोडक्शन वेल्ड व्हाट कंज्यूमेबल। PMI किसके लिए करते हैं? भले यहाँ पे स्टार्ट प्रोडक्शन वेल्ड कंज्यूमेबल लिखा है, लेकिन जनरली स्टेनलेस स्टील है, उसमें भी L लाइन सीरीज है, जैसे कि 304L, 316L, ठीक है, 347L, मतलब जितना L सीरीज है, लो कार्बन स्टील, सॉरी लो कार्बन स्टेनलेस स्टील, तो जो L सीरीज है उसमें आपको PMI 100% चेक करना चाहिए। मैं एक प्रोजेक्ट किया था मुंद्रा साइट पे, थर्मेक्स लिमिटेड में था मैं, उसमें थर्मेक्स लिमिटेड में आज से 6-7 साल पहले की बात है, और मुंद्रा साइट पे एक प्रोजेक्ट किया एसएनसी लावलिंग, ठीक है, गल्फ कंट्री का जॉब था। एसएनसी लावलिंग का जो मटेरियल था 304L था, ठीक है। जब हम PMI करने बैठते हैं तो पूरा मटेरियल उसका 304L है, साला एक प्लेट है वो 304H का है, वो PMI में हमने पकड़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, L सीरीज जो है, L सीरीज उसमें आपको ज्यादा कॉस्ट लगता है। मैन्युफैक्चरर जो है वो L सीरीज देने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसको भी, क्योंकि उसमें आपको कार्बन कंट्रोल करना है। कार्बन कितना कंट्रोल करना है? 0.036% तक आपका कम रहेगा कार्बन, तो उसको L सीरीज बोलते हैं। 0.08 रहेगा तो उसको H सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो L सीरीज आपको मैन्युफैक्चरर जब आपको देगा तब आपको प्रॉब्लम ये है कि उसको ज्यादा कॉस्ट बनाने में उसको ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, और हम लोगों को भी जिसको परचेज करना, जो एंड यूजर है, वो भी ज्यादा कॉस्ट देता है L सीरीज का। क्यों? क्योंकि कार्बन जितना कम है उतना एंड यूजर को बहुत अच्छी बात है। कार्बन जितना कम है उतना क्रोमियम कार्बाइड कम बनाएगा, उतना क्रोमियम ऑक्साइड कम बनाएगा, उतना रस्टिंग कम होगा, उसका उतना स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि PMI आपको L सीरीज जो है वो उसमें करना ही चाहिए। ओके, PMI के दो टाइप है, मैं कभी एक सेशन करेगा अलग से। एक हैंड, हाथ में जो इंडिया में चलता है, सबसे ज्यादा चलता है वर्ड की वजह से, वो हैंड में जो यूज होता है ना, हैंड एकदम गन जैसा, वो फिल्म में आता है ना गन, उतना ही गन जैसा रहता है, एकदम छोटा सा पोर्टेबल, जो हम लोग एक बॉक्स में लेके भी जा सकते हैं, वैसा PMI, उसको फ्लोरोसेंट PMI बोलते हैं।
दूसरा पीएमआई है, दूसरा टाइप का पीएमआई है ऑप्टिकल इमिशन पीएमआई। उसमें क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है? जो हमारा हैंड टूल जो है गन जैसा है बीएमआई, उसमें कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ऐसे जो जिसका लो वेट वाला जो पार्टिकल है वो नहीं पकड़ पाता है। अगर आप 316L में वो फ्लोरोसेंट वाला पीएमआई वहां पे घुसाएंगे और चेक करेंगे तो आपको घंटा भी पता नहीं चलेगा कि 316L है कि 316H है। आपको तो वो कार्बन से पता चलेगा ना कि कार्बन कितना है, लेकिन ये पीएमआई फ्लोरोसेंट वाला तो कार्बन दिखाएगा ही नहीं, आपको खाली इतना दिखाएगा कि हाँ ये 316 है, 316H है या 316L है, वो नहीं पता चलेगा आपको। तो आपको आपका मैन्युफैक्चरर है या फिर आपका फोर्जिंग वाला जो वेंडर है वो आपको 316L आपको चाहिए था और 316H घुसा दिया, तो आप कैसे घंटा भी वेरीफाई कर पाएंगे? तो उसका एक ही तरीका है पीएमआई ऑप्टिकल इमिशन। ऑप्टिकल इमिशन एक्सरे फ्लोरोसेंट है वो ज्यादा कारगर नहीं है, ऑप्टिकल इमिशन वाला थोड़ा कॉस्टली है। वो कैसा साइज विड्थ आता है, हमारा लैपटॉप ओल्ड हमारा डेस्कटॉप आता था टीवी जैसा, पता है ना आपको? ओल्ड टीवी, ओल्ड सीपीयू या ओल्ड कंप्यूटर आता था उसके साथ सीपीयू रहता था, वो जो डेस्कटॉप जैसा रहता था वैसा ही पीएमआई का ये मशीन आता है, ये वैसा ही सेम, लेकिन थोड़ा और बड़ा, उससे थोड़ा ज्यादा, ठीक है, 5-6 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। सीपीयू है तो उसमें भी सीपीयू रहता है, कंप्यूटर है स्क्रीन तो उसमें भी कंप्यूटर स्क्रीन रहता है, ठीक है। तो वो हो गया एक्सरे फ्लोरोसेंट। बहुत कम कंपनियां यहाँ पे यूज करती है, मोस्टली मैंने 2 से 3 कंपनी में ही देखा है, एक थर्मेक्स में, एक एलएनटी, एक रिलायंस इंडिया में, ठीक है। यही कंपनियां जनरली लोग यूज करते हैं। बाकी हमारा अंकलेश्वर जीआईडीसी है, हमारा मुंद्रा जीआईडीसी है, हमारा महाराष्ट्र में बहुत सारी कंपनियों में इंस्पेक्शन किया, वो सब जगह पे वर्स गन वाला ही रहता है। तो वो कॉस्टली थोड़ा है, उसका 40 लाख से ज्यादा भी प्राइस है, इनका कम प्राइस है, 5 लाख 6 लाख में ये फ्लोरोसेंट वाला गन वाला है वो आ जाएगा, लेकिन वो जो है वो ज्यादा कॉस्ट वाला है, ठीक है। लेकिन उसमें आपको कार्बन दिखाएगा, उसमें 316L भी पता चल जाएगा कि ये 316H है या 316L है, वहां पे दिखाएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आपको पीएमआई करना जरूरी है, और कैसा पीएमआई कब यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। 304 है तब आप ठीक है जनरल पीएमआई यूज कर सकते हैं, 304H है तब जनरल हम फ्लोरोसेंट इमिशन वाला पीएमआई यूज कर सकते हैं, लेकिन आप HL सीरीज जाता है तो आप वो पीएमआई यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोर्स सर्विस प्रेशर कंटेन वेल्ड, ठीक है, सोर्स सर्विस प्रेशर कंटेन वेल्ड मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर नॉट परमिटेड, ठीक है, ये तो बाद का क्वेश्चन बाद में करेंगे। सोर्स सर्विस निकल बेस्ड कंज्यूमेबल नॉट परमिटेड, ओके। सोर्स सर्विस में ऑलरेडी निकल बेस्ड कंज्यूमेबल नहीं चलेगा। आप निकल बेस्ड से आप इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग या फिलर से वेल्डिंग मारेंगे तो नहीं चलेगा। उसका रीजन क्या है? सोर्स सर्विस जो रहता है उसमें जनरली फिटिंग जो होता है वो भी रिपेयर आता है, तो उसको काट के दूसरा ही डालना है, फिर आप वही फिटिंग में आप रिपेयर कर देंगे तो नहीं चलेगा। हमने B31.3 में क्लियर बात किया, सोर्स सर्विस में आपको हार्डनेस को छोड़ के बाकी सब चीज 100% है, ठीक है। सोर्स सर्विस में आपको 100% आरटी करना है, 100% यूटी पॉसिबल है तो यूटी करना है, 100% आपका इंस्पेक्शन करना है। इवन सोर्स सर्विस में वो जो नट बोल्ट एंड स्टड आता है ना, उसका भी क्वालिटी इंस्पेक्टर, थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर, फ्रीलांसर को इंस्पेक्शन करना जरूरी है। यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते। सोर्स सर्विस ऐसा सर्विस है कि कुछ भी स्मॉल मिस्टेक आपका बहुत बड़ा ब्लास्ट करवा सकता है, बहुत लोगों के साथ आप जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, सोर्स सर्विस में आपको निकल बेस्ड इलेक्ट्रोड जो है वो यूज नहीं करना है, ओके। Our PQR is qualified 7 mm. What is the limit in WPS? अगर इम्पैक्ट टफनेस नहीं है तब हमको फॉलो करना है AWS ASME सेक्शन 9 QW 451.1 का टेबल, ठीक है। वहां पे क्लियर दिया है अप टू 1.5, 1.5 टू 10, 10 टू 90, 90 टू 38, 38 टू 150, 150 टू अबव, ऐसा करके वहां पे टेबल दिया है। तो ये 7 जो है 1.5 टू 10 में आएगा, तो उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है मिनिमम 1.5, मैक्सिमम 2T। तो 7 का 2T कितना हुआ? 7 into 2 मतलब 14 mm, मिनिमम 1.5, मैक्सिमम 14 mm। तो यहाँ पे आपको ज्यादा वो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, टेबल में दिया है, टेबल के हिसाब से आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा।
सॉकेट वेल्ड मिनिमम पास, देखो सॉकेट वेल्ड में 3 mm का फिलेट रहता है, ठीक है, 3 mm का सॉकेट वेल्ड में फिलेट रहता है, लेकिन आप जनरली वेल्डर क्या करता है, उसको ज्यादा वेल्डिंग ना मारना पड़े उसके लिए वो एक ही पास में वेल्डिंग 3 mm फिलेट ले लेता है, तब वो गलत बात है। आपको मिनिमम 2 पास लगाना जरूरी है, समझ रहे हैं ना। सॉकेट वेल्ड जो रहता है वो उसमें मिनिमम 2 से ज्यादा पास रहना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा। आप अगर 1 पास में वो सॉकेट वेल्ड वेल्डिंग मार देंगे और थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर को पता चलेगा, एज पर कोड भी आप 1 पास नहीं मार सकते, ठीक है, आप 2 पास से ज्यादा मारेंगे तभी वहां पे प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलेगा, क्योंकि सॉकेट वेल्ड में बहुत प्रॉब्लम होता है थर्मल एक्सपेंशन का। ओके, स्टेनलेस स्टील इंटरपास टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 177। स्टेनलेस स्टील का आपको इंटरपास टेम्परेचर है वो 177 का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टेनलेस स्टील में सेंसिटाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, उसमें हीटिंग नहीं करना है आपको, हीटिंग करेंगे तो इंटरपास पिच में भी ज्यादा जा सकता है, और आपको 400 से ज्यादा टेम्परेचर लेके जाना ही नहीं है। 400 से 800 में कांड ये होता है क्रोमियम कार्बाइड या क्रोमियम ऑक्साइड बनाता है, तो उसी की वजह से सेंसिटाइजेशन ना हो, क्रोमियम हमारे मेटल से निकल ना जाए, क्रोमियम कार्बाइड बना के या फिर क्रोमियम ऑक्साइड बना के, उसी की वजह से स्टेनलेस स्टील में हम इंटर पास भी जनरली लो रखते हैं 177। आपने स्टेनलेस स्टील कार्बन स्टील का देखा होगा कि 315 या 300 या 350, कुछ लोग तो 375 तक भी लेके जाते हैं इंटर पास, लेकिन स्टेनलेस स्टील में आपको इतना जाना ही नहीं है, 177 मैक्सिमम एज पर कोड। कुछ लोग 165 लेते हैं, कुछ लोग 175 लेते हैं, कुछ लोग 177 लेते हैं, लेकिन 177 से 178 भी आप नहीं ले सकते इंटरपास। इंटरपास आप ज्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा आपका सेंसिटाइजेशन का। सेंसिटाइजेशन क्या है, ऑलरेडी में 2 घंटे का एक अलग से खाली सेंसिटाइजेशन ऐसा करके, पर्जिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऐसा करके मैं सब्जेक्ट लिया है, उसमें 2 घंटे तक खाली उसी की बात किया है। मेटलर्जी, मटेरियल साइंस मेटलर्जी, उसका बेंडिंग स्ट्रक्चर, उसका इनसाइड स्ट्रक्चर, उसका इंपैक्ट प्रॉपर्टीज कैसे होता है, बिहेव करता है, उसी की वजह से क्यों इंटरपास टेम्परेचर कम रखते हैं, वो सब चीज उसमें डिस्कस किया है। वो आप देखेंगे तो आपको ज्यादा डेप्थ में पता चलेगा, लेकिन आप याद रखिए इंटरपास ऑफ स्टेनलेस स्टील 177 ही होना चाहिए। डबल साइड ग्रूव वेल्ड ग्राइंडिंग और ग्राउजिंग एनडीटी मेथड, देखो सिंगल वी हो डबल वी हो, हम लोग जनरली उसको बैक गाउजिंग करते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम उसका डीपीटी करते हैं या एमटी करते हैं। जनरली लोग पीटी ही करते हैं, 95% लोग पीटी करते हैं, 5% ही कभी कभी एमटी करते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली आपको पीटी फॉलो करना है वहां पे। ओके, रिक्वालिफिकेशन फॉर वेल्डर नॉट एंगेज्ड जॉब, देखो आपका एज पर सेक्शन 9 क्वालिफिकेशन 2 ईयर तक वैलिड है, लेकिन वो 2 ईयर में भी कुछ कंडीशन दिया गया है कि आपका वेल्डर 6 मंथ के अंदर एक भी जॉइंट आरटी वाला वेल्डिंग नहीं मारा है, भले ही वो वेल्डिंग मारता है लेकिन आरटी जॉइंट वाला वेल्डिंग नहीं मारा है, आरटी एक्सेप्ट नहीं हुआ रहता है, वैसा वेल्डिंग मारा है 6 मंथ के अंदर, उसने कोई भी आरटी जॉइंट उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो वो वेल्डर को रिक्वालिफिकेशन करना है, ऐसा वहां पे कंडीशन है, हमने ऑलरेडी समझाया था। और हम आज गल्फ एनडीटी के साथ मिलके हम वापस एएसएमई सेक्शन 9 पूरा लाइन बाय लाइन करेंगे, एक पॉइंट को डेप्थ में विथ एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2C को हम वापस डिस्कस करेंगे, सेक्शन 5 को हम वापस पूरा लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, सेक्शन 2C के बाद हम B31.3 भी डिस्कस करेंगे, और सेक्शन 8 डिवीजन 1 भी हम लाइन बाय लाइन पूरा गल्फ एनडीटी के साथ मिलके हम पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। जो लोग वो उसमें एंटर होना चाहते हैं वो ये सर बोलते हैं, आशीष सर जो गल्फ एनडीटी से जो है वो जैसा डायरेक्शन देते हैं उससे आप फॉलो करिए, तो आप उसमें भी ज्वाइन होके वो लोग अटेंड कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आरटी परसेंटेज निकल अलॉय जो है, देखो आरटी परसेंटेज में किसके हिसाब से बोलता हूं, मैं B31.3 के हिसाब से बोलता हूं। 26 नंबर का क्वेश्चन, आरटी परसेंटेज निकल अलॉय जो है वो 100% शॉप एंड फील्ड में आपको आरटी करना है। साइक्लिक सर्विसेज वाला जो भी कंडीशन वाला है उसमें 100% शॉप एंड फील्ड। देखो शॉप एंड फील्ड क्या लिखा है,
निकल अलो या साइक्लिक सर्विस वाला कुछ जो पार्ट है जॉब का वो शॉप में भी प्रिपेयर होता है, कुछ पार्ट जो है हमारा फील्ड में प्रिपेयर होता है। तो भले ही शॉप में भी प्रिपेयर हो या फील्ड में प्रिपेयर हो, हमको 100% आरटी साइक्लिक सर्विस में करना है। नॉर्मल या फिर दूसरा कोई 80 mm से बिलो जो है इक्वल से या उससे ज्यादा हमारा टेम्परेचर है, उसमें हमको कितना करना है, उसके लिए 10% शॉप। अगर आप जॉइंट 10 जॉइंट मारते हैं तो आपको एक जॉइंट आरटी लेना है शॉप के अंदर। अगर आप फील्ड में 10 जॉइंट मारते हैं तब आपको 100 का 100% आपको आरटी करना है, नॉर्मल से नॉर्मल सर्विस के लिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एएसएमई कोड फॉर प्रोसेस पाइपिंग सिस्टम? ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। ASME B31.3 इज द प्रोसेस पाइपिंग, ASME B31.1 फॉर पावर पाइपिंग। देखो ये अभी मैं ये कोड की बात करता हूं, यहां पे देखो इंटरनेशनल कोड एंड स्टैंडर्ड B31.3 वो पावर पाइपिंग है, B31.2 फॉर फ्यूल गैस पाइपिंग है, B31.3 प्रोसेस पाइपिंग है। अभी मैं एक बात बोलता हूं कि पावर पाइपिंग क्या है, प्रोसेस पाइपिंग, दोनों में डिफरेंट क्या है। बहुत सारे लोगों को खाली बोलते हैं कि पावर पाइपिंग प्रोसेस पाइपिंग, लेकिन ये दोनों में डिफरेंट क्या है। प्रोसेस पाइपिंग मतलब ऐसा चीज, एक वेसल से फ्लूइड को या लिक्विड को या अंदर से जो फ्लो होता है वो फ्लूइड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डालना। एक टैंक से दूसरे टैंक में जाएगा तो उसको बोलते हैं प्रोसेस पाइपिंग। एक वेसल से दूसरे वेसल में जाएगा या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो बोलता है उसको प्रोसेस पाइपिंग। लेकिन पावर पाइपिंग ऐसा नहीं है। पावर पाइपिंग में वो फ्लूइड तो वहां पे से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन बीच में भी उसमें कुछ टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज वहां पे फटता है कुछ। देखो आपने रिलायंस की एक क्रैकर इंडस्ट्री है, रिलायंस का अंदर का एक पार्ट है क्रैकर, उसको बोलते हैं क्रैकर, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने काम किया है तो ज्यादा आइडिया आएगा। क्रैकर क्या है, उसमें पावर पाइपिंग यूज होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मीथेन एक पाइप से स्टार्ट होता है जाना, फिर लास्ट में हमको प्रोडक्ट जो मिलता है वो हमको एक प्लास्टिक मिलता है। तो ऐसा क्यों हो गया साला बहन चोद, पहले से हमने ये डाला था, हमने पाइप में मीथेन डाला था या इथेन डाला था और लास्ट में वो प्लास्टिक निकल गया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो पावर पाइपिंग है। वो पावर पाइपिंग में क्या होगा, उसमें इंसुलेशन डिस्टिलेशन वो सब चीज होगा, उसमें टेम्परेचर अप एंड डाउन होगा। H2O अगर आप उसमें से डालते हैं तो उसमें से क्रैकर में से पास होगा तो H भी अलग हो जाएगा, O2 भी अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन भी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगा, ऐसे अलग अलग। फिर वो अलग अलग लाइन पकड़ेंगे, हाइड्रोजन वाला लाइन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन का लाइन अलग हो जाएगा, तो वो हो गया क्रैकर इंडस्ट्री। तो वैसी इंडस्ट्री है जो पावर पाइपिंग का इंडस्ट्री है, उसमें पावर प्लांट है, उसमें पावर पाइपिंग यूज होता है। लेकिन जनरली प्रोसेस इंडस्ट्रीज है वो उसमें प्रोसेस पाइपिंग यूज होता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे 31.9 ASME B31.9 वो बिल्डिंग सर्विस पाइपिंग है। क्या बुर्ज खलीफा ऐसे ही बन गया? बुर्ज खलीफा में क्या उसमें पाइपिंग जो हुआ था, बिल्डिंग सर्विस पाइपिंग जो हुआ था, वो क्या ऐसे ही अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से बना दिया? चल भाई तू 10 इंच का पाइप डालना यार, बड़ा है ना, थोड़ा ज्यादा पानी डालना पड़ेगा, ऊपर हाइट तक 1 किलोमीटर का उसका हाइट है, तब आप जनरल पाइपिंग उसमें डाल रहे हैं तो प्रॉब्लम, उसको भी आपको कोड के हिसाब से डालना पड़ेगा। कौन सा कोड? ASME B31.9 के हिसाब से आपको पाइपिंग करना पड़ेगा। अगर आप ASME B31.3 के हिसाब से पाइपिंग नहीं किया तो क्या होगा, 1 किलोमीटर आप हाइट में पाइप ले जा रहे हैं तो कांड ये होगा, ऊपर का पूरा फ्लूइड का वेट एक नीचे का पाइपिंग के ऊपर आएगा और नीचे का पाइप जो है वो फट जाएगा। तो आपको वहां पे ऐसे सीधा ऊपर कर देना ऐसा नहीं है, उसको आपको B31.9 को फॉलो करना पड़ेगा। उसको आपको कभी कभी बैंड देना पड़ेगा ताकि प्रेशर कम हो जाए, उसका टेम्परेचर कम हो जाए। हाइट में ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, एकदम नीचे जमीन में थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर रहेगा, तो वो भी आपको देखना है। सब चीज उसमें फॉलो होगा और सभी कोड के हिसाब से आपको पाइपिंग करना पड़ेगा। बुर्ज खलीफा में बहुत सारा पाइपिंग आगे पीछे अगल पीछे इनसाइड से भी ग्राउंड से भी जाता है ऊपर, तो वो क्या ऐसे ही अपने हिसाब से, मन के हिसाब से प्लम्बर ने कर दिया होगा? नहीं, वहां पे भी कोड का प्रॉपर तरीके से यूज हुआ होगा। ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कुछ है, कंस्ट्रक्शन कोड है
सेक्शन 1 जो है वो रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन पावर बॉयलर है। सेक्शन 2 है मटेरियल स्पेसिफिकेशन का है। सेक्शन 3 है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका है। सेक्शन 4 है वो रूल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हीटिंग बॉयलर है। सेक्शन 5 है नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन है, उसमें भी बहुत सारे पार्ट है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 नीचे दिखाया। आर्टिकल 1 नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन फॉर जनरल रिक्वायरमेंट, आर्टिकल 2 फॉर एग्जामिनेशन, आर्टिकल 4 यूटी एग्जामिनेशन, आर्टिकल 5 फॉर यूटी लेकिन मटेरियल के लिए, 4 जो था वो यूटी फॉर वेल्ड के लिए, और 6 वो पीटी एग्जामिनेशन के लिए, 7 एमटी के लिए, और 8 जो है एडी करंट टेस्ट के लिए, 9 वो विजुअल एग्जामिनेशन के लिए, और 10 जो है लीक टेस्ट के लिए। ओके, आपको इंटरव्यू और बहुत सारे इंटरव्यू ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में किसके हिसाब से चेक करेगा। आपको वो उस टाइम पे ऐसा आंसर नहीं देना कि मैं सेक्शन 5 के हिसाब से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लेगा। सेक्शन 5 है वो आपको एग्जामिनेशन कैसे करना है वो प्रोसेस दिखाता है मेरे भाई। इसके लिए आपको जो कंस्ट्रक्शन कोड है वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप प्रेशर वेसल बना रहे हैं उसमें आरटी कर रहे हैं तो प्रोसीजर आपका सेक्शन 5 के हिसाब से रहेगा आरटी का, लेकिन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपका सेक्शन 8 के हिसाब से रहेगा। अगर आप सेक्शन 1 के हिसाब से कोई पावर बॉयलर बना रहे हैं या एस स्टैंप जॉब बना रहे हैं तो एस स्टैंप में आपका जो एनडीटी जो भी होगा वो सेक्शन 5 के हिसाब से होगा, लेकिन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपका सेक्शन 1 के हिसाब से ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? ओके, अभी मैं एक चीज बोलता हूं, एएसएमई का जितना भी पार्ट है, एएसएमई से जो स्टार्ट होता है, एएसएमई इससे जो स्टार्ट होता है उसका पूरा का पूरा एनडीटी एग्जामिनेशन हमको सेक्शन 5 के हिसाब से करना है, ठीक है। उसका पूरा का पूरा वेल्डर क्वालिफिकेशन हमको सेक्शन 9 के हिसाब से करना है। देखो ये जनरल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 9 के हिसाब से एएसएमई का जितना भी सीरीज है वो सेक्शन 9 के हिसाब से ही उसका वेल्डर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर आपका अंडरग्राउंड का पाइपिंग है एपीआई 1104 का, सर मैं तो सेक्शन 9 के हिसाब से पास करता हूं वेल्डर को, तो नहीं चलेगा मेरे भाई। आपको एपीआई का सीरीज है वो एएसएमई से स्टार्ट नहीं होता है, एपीआई से स्टार्ट होता है। एपीआई 1104 है तो आपको वेल्डर को क्वालिफिकेशन एपीआई 1104 के हिसाब से करना पड़ेगा। एपीआई 5L है तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा, एपीआई 510 है तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि एएसएमई का सीरीज जो है उसमें आपको एनडीटी करना है तो सेक्शन 5 के हिसाब से एनडीटी करना है, अगर वेल्डर क्वालिफिकेशन करना है तो सेक्शन 9 के हिसाब से करना है। ओके, अभी हम वापस हमारा यहां पे डिफाइन द पीएनआईडी। बहुत सारे लोग इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछते हैं कि पीएनआईडी क्या है। पीएनआईडी, पी का मतलब पाइपिंग, आई का मतलब इंस्ट्रूमेंट, डी का मतलब डायग्राम। पाइपिंग इंस्ट्रूमेंट डायग्राम, उसमें सब चीज का एक लाइन, एक खाली लाइन ही रहेगा, ठीक है। वो लाइन में सिंबॉलिक के हिसाब से सब चीज प्रेजेंट रहेगा। आपका वाल्व भी रहेगा, आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व भी रहेगा, आपको प्रेशर इंस्ट्रूमेंट भी रहेगा, टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट रहेगा, आपका डायरेक्शन रहेगा पाइपिंग का डायरेक्शन में एंगल कितना रहेगा वो सब चीज रहेगा, उसका ओरिएंटेशन रहेगा, उसका अलाइनमेंट रहेगा, सब चीज पीएनआईडी में रहेगा। पीएनआईडी आपको दे दिया जाए तो आपको पढ़ने आना चाहिए। पीएनआईडी में कुछ लोग वाल्व का डायरेक्शन मिस करते हैं तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको पीएनआईडी प्रॉपर तरीके से स्टडी करना चाहिए। अगर कभी टाइम मिलेगा, मैं फ्री रहेगा मेरे जॉब से, तो मैं पीएनआईडी का पूरा एक ड्राइंग के साथ एक सेशन करेगा, कैसे पढ़ा जाता है वाल्व, कौन सा वाल्व कैसे, चक वाल्व, बॉल वाल्व, बटरफ्लाई वाल कि कौन सा उसमें रहेगा तो कौन सा वाल रहेगा पीएनआईडी में। दूसरा आपका सपोर्ट जो है वो कौन सा, शू सपोर्ट यहाँ पे लगाया है, एंगल सपोर्ट लगाया है, या फिर आपका कोल्ड रिंग लगाया है, या फिर आपका दूसरा जो स्प्रिंग सपोर्ट है वो स्प्रिंग सपोर्ट लगाया है, कौन सा सपोर्ट लगाया है वो सपोर्ट भी पीएनआईडी में पूरा रहेगा। तो आपको सिंबॉलिक के हिसाब से रहेगा, वहां पे ये नहीं लिखा होगा कि भाई यहाँ पे ये है वो चक वाल है, ये बॉल वाल है, ये बटरफ्लाई वाल है, ऐसा नहीं लिखा रहेगा। आपको जस्ट वहां पे सिंबल दे दिया जाएगा और वो सिंबल है, वो सिंबल के हिसाब से पीएनआईडी को पढ़ा जाता है। तो वो कभी टाइम रहेगा तो मैं करेगा, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्पेक ब्रेक। देखो स्पेक ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेक ब्रेक इसको बोलते हैं जहां पे दो पाइपिंग लाइन क्लास का इंटरकनेक्शन होता है।
एक कार्बन स्टील का पाइप आता है और दूसरी उसी के साथ दूसरा स्टेनलेस स्टील का पाइप फिटअप होता है, तो वो जो जॉइंट हुआ वो स्प्रैग ब्रेक हुआ। एक अलॉय स्टील का लाइन आ रहा है पाइपिंग का और दूसरा उसके सामने फिटअप हो रहा है कार्बन स्टील का या स्टेनलेस स्टील का, तो वो जो जॉइंट हुआ दोनों का लाइन क्लास चेंज हो गया, तो उसी को बोलते हैं स्प्रैग ब्रेक। तो ये एक टेक्निकल वर्ड आपको पता होना चाहिए। 60 इंच का एल्बो है, सॉरी 60 इंच का एल्बो 90 डिग्री उसका है, और लॉन्ग सिम रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका यहाँ पे फंडा है 16 इंटू 1.5 16 इंटू 1.5 इंटू 25.4, ठीक है, इंच का mm में कन्वर्ट किया उसके हिसाब से, ठीक है। इसका ऑलरेडी एक जनरल क्वेश्चन है, एक हाँ इसका मैं कभी करेगा, इसका 90 डिग्री एल्बो, शॉर्ट डिग्री एल्बो, लॉन्ग रेडियस, शॉर्ट रेडियस, फिटिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ रिड्यूसर, 2 टाइप्स के रिड्यूसर होते हैं, एक हमारा कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर, एसेंट्रिक रिड्यूसर, विल्डोलेट, सोकोलेट, थ्रेडोलेट, वो सब चीज के बारे में फिटिंग्स का कभी मैं एक सेशन करेगा बहुत अच्छी तरीके से, शानदार 2 घंटे का, ठीक है। उस टाइम पे मैं समझाएगा कि पाइपिंग में फिटिंग्स कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा फिटिंग कब लगाना चाहिए, डिजाइनर क्या सोच के वहां पे वेल्डोलेट देता है, डिजाइनर क्या सोच के वहां पे एसेंट्रिक रिड्यूसर की जगह कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर देता है, वो सब चीज का पूरा क्यों डिजाइनर क्यों शॉर्ट रेडियस की जगह कभी लॉन्ग रेडियस डालता है 90 डिग्री का एल्बो। देखो डिग्री तो 90 है दोनों का, कभी लॉन्ग रेडियस यूज होता है, कभी शॉर्ट रेडियस यूज होता है, तो डिजाइनर ऐसा क्यों देता है, वहां पे क्या कांड होता है कि उसकी वजह से डिजाइनर ऐसा देता है, तो उसके बारे में मैं अलग से सेशन करेगा उसमें समझाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which international standard and material is using for the source service? तो आपको ये पता होना चाहिए सोर्स सर्विस के लिए नेस मटेरियल जो है MR0175, जिसको भी चाहिए लेटेस्ट मेरे पास पड़ा है वो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करेंगे, तो मैं नेस MR0175 मैं आपको सेंड कर देगा, या वरना आशीष सर भी सबको सेंड करेंगे, ठीक है, मैं भी आशीष सर को दे देगा, तो वो भी है, वो भी सबको सेंड, जिसको भी चाहिए वो बिंदास। ऐसा कभी भी कोई भी जॉब फंसता है, समझो कोच, देखो दिन में मैं आपको बोल रहा हूं बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं, उसमें से मोस्टली मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करता हूं कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कुछ लोगों का ऐसा भी कॉल आता है कि सर हमारा तो हाइड्रो अभी कर रहे हैं, अभी मैं जॉब पे हूं और हाइड्रो में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो एक्सेप्ट है कि नहीं है, कहाँ लिखा है, तो तुरंत मैं उसको बोलता हूं सर देखिए B31.3 के हिसाब से कर रहे हैं, तब आप चैप्टर नंबर 6 निकालिए, 351 या 341 निकालिए, वो मैं वहां पे कितना सीपेज एक्सेप्टेबल है, पर सेकंड में कितना एक्सेप्ट है, हर 10 सेकंड में 1 ड्रॉप एक्सेप्टेबल है, वो भी कहां से, आपकी फ्लैंज से, फ्लैंज का जो ब्लाइंड कनेक्शन है वहां से आपका। फिर आप ऐसा बोलेंगे कि मेरा लॉन्ग सिम से शिपेज हो रहा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं है, तो वहां सब चीज का सब सॉल्यूशन है, कोड में लिखा है, उसके हिसाब से ही हमको आगे बढ़ना है। तो सोर्स सर्विस के लिए हमको कौन सा मटेरियल है कि नेस MR0175। ओके, विच गास्केट इज यूजिंग फॉर द डिसिमिलर मटेरियल, इंसुलेशन गास्केट, आपको ये पता होना चाहिए कि डिसिमिलर मटेरियल के लिए साला 316 का हम गास्केट लगाए, कार्बन स्टील का लगाए, या निकल बेस का लगाए, या फिर निकल बेस अलॉय है उसके साथ स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग यूज हो रहा है, तो कौन सा गास्केट लगाना है हमको, निकल बेस का हमको गास्केट का मटेरियल लेना है या फिर हमको स्टेनलेस स्टील का लेना है। कार्बन स्टील का गास्केट, कार्बन स्टील का और स्टेनलेस स्टील का, सॉरी कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों का फिटअप हो रहा है, तो उस टाइम पे वहां पे जो फ्लैंज आ रहा है वो दोनों के बीच में कौन सा गास्केट लगाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए इंसुलेशन गास्केट। ओके, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन इंक्रीजिंग इन ISO ड्राइंग, तो नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग सबको पता है। LPD एंड HPD क्या है, तो लो पॉइंट यहाँ पे LPD जो है वो एंड HPD हाई पॉइंट वेंट जो है वो, और लो पॉइंट ड्रेन है वो। लो पॉइंट ड्रेन इसके लिए होता है क्योंकि पानी निकालने के लिए आफ्टर हाइड्रो, एंड कुछ रनिंग कंडीशन में भी कुछ पानी भर गया तो उसको निकालने के लिए। हाई पॉइंट इसके लिए होता है, वो वेंटिंग के लिए होता है, उसमें से एयर निकल जाए हाइड्रो टेस्ट करने के टाइम भी या फिर ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन में भी, ठीक है। हाई पॉइंट वेंट एंड लो पॉइंट ड्रेन, ठीक है, ये आपको LPD HPD ये सब चीज पता होना चाहिए। 16 इंच का आपका एल्बो है, तो पाइप हैविंग ऑलेट ब्रांच कनेक्शन,
एट 45 डिग्री, तो उसका कैसा कैलकुलेशन है, तो जस्ट कैलकुलेशन है। अभी 4 एक क्वेश्चन सॉल्व करके फिर हम यहाँ पे सेशन को फिनिश करते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। 1.5 घंटा है, एक्चुअली हमारा 1 घंटे का था, लेकिन हमने ये फिनिश करने के चक्कर में हमने ज़्यादा लिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ASTM A316 TP304 एंड 304L, 316 एंड 316L। तो आपको ये पता होना चाहिए L और H में क्या है। तो L जो है उसमें कार्बन जो कंटेंट है 0.035 से कम होना चाहिए, और जो हमारा मटेरियल 304 अकेला है उसमें 0.08 तक होगा तो चलेगा, लेकिन L जो है वो 0.035 तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम नहीं चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज द रेडियस ऑफ लॉन्ग रेडियस एल्बो 1.5D, ठीक है। लिस्ट ऑफ द 5 पॉइंट नीड टू चेक ड्यूरिंग द फिटअप इंस्पेक्शन। फिटअप इंस्पेक्शन पाइपिंग का आप करने जाते हैं तो आपका मटेरियल का ISO ड्राइंग का ग्रेड, मटेरियल में जो कौन सा ग्रेड है वो पता होना चाहिए आपको। ओरिएंटेशन ऑफ साइज ऑफ शेड्यूल, ओरिएंटेशन पता नहीं है कि आपको 90 डिग्री में लगाना था और आपने 45 डिग्री पे आपने फिटअप इंस्पेक्शन कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया, साइन कर दिया, तो वेल्डर वेल्डिंग मार देगा। तब जब साइड पे जाएगा या साइड पे आप रहेंगे, दूसरा पाइप उसके साथ फिटअप होगा तो वो प्रॉपर तरीके से उसका ओरिएंटेशन अलाइनमेंट नहीं मिलेगा, वहां पे प्रॉब्लम होगा। तो आपको ओरिएंटेशन देखना बहुत जरूरी है। रूट गैप एज पर WPS होना चाहिए। WPS में 2 to 4 लिखा है तो 2 to 4 के बीच में ही होना चाहिए, 5 mm नहीं चलेगा और 1.5 mm भी नहीं चलेगा। आपको WPS में लिखा है वही रूट गैप होना चाहिए। बीवेल एंगल WPS में लिखा है उतना ही होना चाहिए। ओके, हीट नंबर, ट्रेसेबिलिटी, वो सब चीज आपको एज पर MTC चेक करना है, और सरफेस क्लीनिंग एंड मटेरियल इंस्पेक्शन भी आपको चेक करना है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल 20 mm और 3 टाइम्स ऑफ विड्थ एंड व्हिच एवर इज ग्रेटर, ये आप हमने ऑलरेडी आगे पूरा डेप्थ में बात किया, ठीक है। लिस्ट ऑफ 3 पॉइंट नीड इन चेक द ड्यूरिंग डायमेंशन ऑफ इंस्पेक्शन, तो आपको मटेरियल ग्रेड चेक करना है, मटेरियल लेंथ चेक करना है, साइज एंड शेड्यूल चेक करना है। तो मैं आशा रखता हूं आज का सेशन में आपका जो इंटरव्यू कैसा होता है, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इंटरव्यू में हमारा क्लियर हो गया टेलीफोनिक इंटरव्यू, टेलीफोनिक में आपने पूरा आंसर दे दिया। PI इंटरव्यू आपका हो गया, ठीक है, ये सब चीज हो गया। फिर आपका आता है रिटर्न इंटरव्यू। कुछ बड़ी कंपनियां होती है वो रिटर्न इंटरव्यू भी प्रीफर करती है, तो रिटर्न इंटरव्यू में ये इतने सारे क्वेश्चन है, वो एक इंटरव्यू का मैं लिखा है, वो अभी डिस्कस किया है B31.3 के हिसाब से। तो रिटर्न इंटरव्यू में आपको ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और आपको लिख के भी आंसर देना रहेगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। रिटर्न इंटरव्यू अगर क्लियर होता है तभी जाके आपका PI होता है। देखो, मैं मेरी बात करता हूं तो मेरा यहाँ पे अभी जब इंटरव्यू हुआ, टेलीफोनिक और रिज्यूम उसने देखा, उसको बराबर लगा, उसके बाद में उसने रिटर्न इंटरव्यू लिया। रिटर्न क्लियर होने के बाद ही आपका PI होता है, और PI होने के बाद सैलरी डिस्कशन। तो सैलरी डिस्कशन में मैं बोला कि आपको गलत नहीं बोलना है, जो सैलरी आपका करंट सिचुएशन में है वही बोलना है। भाई मेरा करंट इतना है। देखो, बड़ी कंपनियां हैं वो आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी मांगती है, ठीक है। तो आप ऐसा ब्लफ नहीं कर सकते कि मेरा 6 लाख है, 7 लाख है, एक्चुअली होगा आपका 4 लाख या होगा आपका 6 लाख और आप 7 लाख बोल देंगे तो आप गलत हो सकते हैं। तो आपको जो है उसके हिसाब से ही आपको इंटरव्यू करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं आगे का जो प्रोसीजर है वो आशीष सर के मैं हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। यस सर, बोलिए सर। ये कह रहा था सर, इंस्पेक्शन कैस्केड जो है सर, हाँ, जैसे कि आपने सर बताया कि सिमिलर मटेरियल में यूज करते हैं। हाँ, सर हम लोगों ने सर यूज किया था जैसे यूजी पाइपिंग और एंटी पाइपिंग के जहाँ पे जंक्शन आता है वहाँ पे किया था। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट में भी करते हैं सर, हाँ, दोनों में कर सकते हैं। डिसिमिलर में ये स्ट्रिंग है कि यही करना है, लेकिन आप जनरल में भी ये यूज करते हैं तो वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा है भाई, अच्छा क्वालिटी वाला है, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा सर, एक दूसरा डाउट था। ओके सर टेल। सर ये कह रहे थे कि जैसे आपने बताया कि सर PMI ऑप्टिकल इमिशन वाला जो हम लोग उसमें डिफरेंशिएट करता है L और H में। हाँ, ओके, वो मैं कोड में दिखा देता हूँ आपको, कोड में दिखाए तो आपको ज्यादा मजा आएगा। इसमें दिख नहीं रहा है सर, एक्चुअली वीडियो नहीं सर आ रहा है। मैं समझा नहीं सर, आप क्या बोल रहे हैं?
मतलब जो सर लाइव हम लोग जो देखते हैं ना सर वीडियो, आपका जो आपका फेस नहीं दिख रहा है, शायद वो प्रॉब्लम है। अभी मैं नाइट ड्रेस पहना है अभी मैं, आप चाहते हैं तो मैं करता हूँ, चलो आप, आपका फरमाइश है। सर कोई बात नहीं, आप ग्रुप में भेज देंगे, वो भी मार्क करके तो भी चलेगा। नहीं 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 नहीं, अभी अभी कर लेते हैं सर, कोई ग्रुप में फिर बाद में क्यों छोड़ने का। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ लिखा है ये सब चीज़। मैं ये कभी सर करवाएगा SAEP। सर मतलब उसमें ये था कि ये तो सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पॉसिबल है, लेकिन अगर सर साइट पर अगर ऐसा डाउट रहेगा तो कैसे क्लियर हो पाएगा? वो मशीन ले जाना वहाँ तक पॉसिबल है क्या? ओके, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। वो मशीन का लिमिटेशन, सबका मशीन का अपना अपना लिमिटेशन है। वो मशीन का लिमिटेशन ये है ऑप्टिकल वाले का कि वो सब जगह पे पहुंच नहीं पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, मैं वेरी हैप्पी हुआ। देखो PMI और मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, इसमें डिफरेंट यहाँ पे दिखाया है। क्यों फ्लोरोसेंट इमिशन वो सब चीज तो आगे है, टाइप ऑफ PMI, लेकिन मैं आपको जस्ट डिफरेंट दिखा देता हूँ। प्रोसीजर, ठीक है, मेथड देखो यहाँ पे लिखा है मेथड, यहाँ पे एक्सरे इमिशन एनालिसिस और एक्सरे फ्लोरोसेंट एनालिसिस, देख रहे हैं आप? नहीं सर, ये नहीं हो रहा है सर, मेरा वीडियो दिख रहा है आपको? नो सर। एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा है। चालू है सर, पण विस्तार दामलिया छोड़ी हुई है सर जो तुम्हें एक मिनट रिमूव योर प्रेजेंटेशन बताइए सर, बीजा बटन बताइए सर, दूसरे सब लोगों को दिख रहा है सर? अभी देखो, अभी मैं एक SAES निकाला, दिख रहा है? ओके सर, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन बाकी सब लोगों को दिख रहा है सर। आप देखिए यहाँ पे, देखो ये मेथड में कभी इसका सेशन लेगा कभी, देखो बिकॉज ऑफ इनहरेंट लिमिटेशन ऑफ सम एक्सरे फ्लोरोसेंट एनालाइजर, क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल, देखो इसका लिमिटेशन ये है, इट इज नॉट पॉसिबल डिटेक्ट द ऑल एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है? एलिमेंट लाइटर देन सल्फर कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय दिस टूल, देयरफॉर द टेक्निक इज नॉट यूज्ड टू डिटेक्ट द कार्बन। जो कार्बन जो है कार्बन जो है वो सल्फर से लो वेट वाला है, फॉस्फोरस है वो सल्फर से लो वेट वाला है, तो ये सब चीज उसका एक लिमिटेशन है एक्सरे फ्लोरोसेंट का। लेकिन ये जो हमारा ऑप्टिकल इमिशन है उसमें ये लिमिटेशन नहीं है, उसमें हम लोग ये देखो मे बी यूज टू चेक द ऑल रिक्वायर्ड एलिमेंट इंक्लूडिंग कार्बन, तो उसमें हम कार्बन भी चेक कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है, देखो कौन कौन सा नहीं हम चेक कर सकते। इट इज नॉट एड दैट सम ऑफ newer X-ray fluorescent analysis can analyze the elements such as manganese, aluminum, silicon, phosphorus, such sulfur which are is lighter than sulfur, ठीक है। कुछ अभी नया इनोवेशन हुआ है उसमें, कुछ वो मशीन भी थोड़ा बहुत डेंजर है, ज्यादा कॉस्ट वाला है, लेकिन हमको जनरली अगर 316L और 316H का अगर डिस्कस करना है तब हमको ऑप्टिकल इमिशन ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्टिकल इमिशन का भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि वो एकदम साइट के ऊपर में एकदम कॉर्नर पे हमको थोड़े बहुत वहां पे जगह का प्रॉब्लम है, वहां पे हम जाके नहीं चेक कर सकते क्योंकि वो पोर्टेबल है। इसको उठाने के लिए 2 से 3 लोग साथ में चाहिए, उसके साथ आर्गन सिलेंडर चाहिए। आर्गन सिलेंडर इसके लिए चाहिए क्योंकि आर्गन जो है वो प्यूरिटी उसमें 99.999% प्यूरिटी होना चाहिए, और वो प्यूरिटी उसमें एक एज ए एनर्जी काम करता है। जैसे हमारा बॉडी फूड खाता है, फूड लेता है, जैसे हम फूड लेते हैं और हमारा बॉडी चलता है, हमारा जो ये है हमारा क्या बोलते हैं, हमारा बाइक है वो उसमें पेट्रोल डालते हैं वो चलता है, वैसे ये ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोग्राफ है वो उसको आर्गन चाहिए फूड के तौर पे, ऐसा ही आप समझ लो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। उसको वो आर्गन चाहिए तो आर्गन का सिलेंडर हम साथ में रखते हैं, तो कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो मशीन। एक तो मशीन पहले तो डिब्बे जैसा है बड़ा, वो पुराने जमाने में जो हमारा लैपटॉप आता था ना, वो सॉरी हमारा डेस्कटॉप आता था वैसा, और उसके साथ CPU भी है, तो इसके साथ भी CPU है, ठीक है, और उसके साथ आर्गन सिलेंडर है। तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से एकदम कॉर्नर पे हाइट पे वहां पे पोर्टेबल नहीं हो सकता है। लेकिन एक्सरे फ्लोरोसेंट एकदम गन वाला है, साला जेब में लेके जाओ, घूमो, चलो इंस्पेक्शन करो, ठीक है।
ओके सर, और किसी को कोई क्वेश्चन है सर? सर हाँ सर बोलिए, बोलिए सर। यस सर, यस टेबल नंबर 2 सर, क्या हुआ सर? साइज A206 PMI का स्टैंडर्ड में हाँ टेबल नंबर 2 सर, बेसिक अलॉय एलिमेंट्स टू बी वेरीफाइड। और इसी में आप बोल रहे हैं? हाँ टेबल नंबर 2 में, हाँ बोलिए। बेसिक अलॉय सर वो थोड़ा टेबल स्लाइडली कंफ्यूजिंग है सर, क्या आप थोड़ा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? हाँ प्रॉपर्ली करेगा सर। इसका है ना, मैं मैं आपके फरमाइश के ऊपर स्पेशली मैं SAS A206 पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, ये पूरा जो है उसमें पूरा का पूरा मैं समझाएगा। चलो ठीक है, ये इसका पूरा मैं वीडियो बनाएगा। ऐसा है तो वीडियो नहीं तो हम एक सेशन करेंगे अलग से, ठीक है सर। मैं इसी का खाली एक लाइन बाय लाइन इसको समझाएगा, आपको सेटिस्फाई होगा वैसा मैं समझाएगा, ठीक है सर। ठीक है सर, ओके, और किसी को कोई डाउट है सर? ओके सर, थैंक यू।